हेलो दोस्तों, दिस इज चैनल क्वेस्ट सरकारी और मेरा नाम है आकाश केशवर। तो आज हमारे चैनल पे गेस्ट हैं पहले अजय शर्मा। तो अजय शर्मा ने क्लियर किया है एसएससी सीजीएल को 3 बार। ये अभी एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुए हैं दिल्ली जोन में सीजीएल 18 से, ठीक है। और इनकी ऑल इंडिया रैंक थी 553। तो आज हम अजय से डिस्कस करने वाले हैं उनकी पूरी जर्नी कि भाई एक रीअपियर से आप कैसे एक्साइज इंस्पेक्टर जैसी बड़ी जॉब तक आप आगे, मतलब इससे ऊपर कुछ रहता नहीं है, शायद यूपीएससी ही है इंडिया में, ठीक है। तो आप इधर आप कैसे पहुंचे और क्या बुक्स थी, क्या रिसोर्सेज थे, क्या स्ट्रैटेजी थी, टियर 2 टियर 3 हर चीज हम जानने वाले हैं डिटेल में। और थोड़ा सा एक्साइज इंस्पेक्टर की प्रोफाइल के बारे में भी लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है, अजय से हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अजय, पहले तो वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सर। तो अजय, पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि एक्साइज इंस्पेक्टर लाइक वर्दी का बहुत ज़्यादा क्रेज होता है एक्साइज की, तो आपकी कैसी फीलिंग थी जब आपको पहली बार वर्दी मिली थी? देखो सर, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो मेरी ड्रीम पोस्ट एक ही थी। मतलब पहले मैं वैसे एएसओ भी रह चुका हूँ सीजीएल 17 से, बट मेन जो मेरा था वो एक्साइज इंस्पेक्टर का ही था शुरू से। और फैमिली में भी यही था कि इंस्पेक्टर बने। जैसे एक्साइज में सब मतलब सीजीएल की तैयारी करते हैं, लोगों को रहता ही है मेन इंस्पेक्टर का। तो और उसके बाद जब 3 स्टार वाली वर्दी पहली बार बंदा डालता है तो उसकी मोटिवेशन ही अलग होती है। उसके साथ आपको यूँ लगता है कि मैं तो बस आसमान में ही हूँ इस टाइम पे। बिल्कुल सही बात है। और आपने एक कोट भी सुनी होगी कि एक जो आर्मी से रिलेटेड, एक्साइज से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड कोट चलती है कि 1000 स्टार्स इन द स्काई हैं, उनसे ज़्यादा महत्व या वर्थ किसका है? 3 स्टार जो आपके कंधे पे। तो शायद यही एक रीज़न है कि इन पोस्टों की जो वर्दी वाली पोस्ट है उनका बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है हमेशा इंडिया में, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं हम अजय, थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आपके सीजीएल के जो 3 अटेम्प्ट रहे उसमें आपका कैसी पोस्टें आपको मिली, कैसे आपके मार्क्स रहे, कैसे आपकी रैंक आई? तो एक बार आप थोड़ा थोड़ा बता सकते हो सीक्वेंस। मैंने एसएससी सीजीएल 2017 में फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, और मैंने तैयारी स्टार्ट की थी जनवरी 2017 से, ठीक है। तब मैंने कोचिंग की थी सर चंडीगढ़ में पैरामाउंट से, ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी 6 महीने की मेरी कोचिंग थी। उसके बाद सर मेरी बीटेक भी 17 में ही ओवर हुई। तो बीटेक के बाद मेरे पास 3 महीने थे, मतलब खुद की तैयारी के। तो उस 3 महीने में ही मतलब कोचिंग के बाद 6 महीने कोचिंग के और फिर 3 महीने सेल्फ प्रिपरेशन के, वो 9 महीने की मेरी जर्नी है सर। मेन तो प्रीलिम्स की और फिर आगे 2 महीने मेंस की। और मेरा सीजीएल 17 में प्रीलिम्स में था सर 154, ठीक है, 200 में से। और टियर 2 में मैथमेटिक्स में थे मेरे 169 और इंग्लिश में थे 176। और सीजीएल 18 में सर मेरा, जिसमें मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है, उसमें मेरे प्रीलिम्स में 180 थे, मैथ्स में 170 और इंग्लिश में 201, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद। और सीजीएल 2019 में आप अपीयर हुए या कैसा था? सर मैंने सीजीएल 2019 भी अटेम्प्ट किया था। उसमें सर मैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराने गया, मतलब स्कोर मेरा काफ़ी अच्छा था। 600 में से मेरे 618 बन रहे थे। बस फिर आगे मैंने सोचा कि मेरे को ड्रीम पोस्ट तो मिली गई थी एक्साइज इंस्पेक्टर की दिल्ली में, तो इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई नहीं करा। तो वैसे मेरा स्कोर अच्छा था। दोस्तों, एक पॉइंट ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि अगर आपको अपनी पोस्ट मिल चुकी है तो मतलब आपसे रिक्वेस्ट है, आप किसी भी एग्जाम में हो आगे आप सीट मत खराब करो बिल्कुल भी, क्योंकि एक जॉब है वो शायद आपके लिए इतनी मैटर नहीं करेगी, बट वो किसी एक फैमिली की 3 जनरेशन को चेंज कर सकती है। उसके जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, उसके जो आगे बच्चे हैं और वो जनरेशन, तो 3 जनरेशन सॉर्ट हो जाती है एक जॉब से, एक सरकारी नौकरी से। तो अगर आपको कोई ऐसी नौकरी मिल चुकी है तो आप प्लीज़ डीवीआई इन सब चीज़ों में अपीयर ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो अगले उस पर आ जाते हैं अजय। तो आपने जैसे कोचिंग ली, तो आपका क्या मानना है कि कोचिंग लेनी ज़रूरी है, बिना कोचिंग के निकल सकता है या नहीं? कैसा आपको लगता है? देखिए सर, अगर आपको कोई सीनियर गाइड करने वाला है जो पर्टिकुलरली आपको डेली बेसिस पे ही गाइड कर सके तो शायद ज़रूरी नहीं है। बट मेरे हिसाब से कि अगर बंदा अफोर्ड कर सकता है तो कोचिंग कर ही लेनी चाहिए, ठीक है। मतलब वो आपकी चॉइस है कि आप ऑनलाइन करते हो या ऑफलाइन करते हो, बट कर लेनी चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। और नहीं कर सकते तो मेरे हिसाब से एक मेंटर होना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन में से आप क्या प्रेफर करोगे? ऑफलाइन सर, मतलब उसमें कॉन्टिन्यूटी ज़्यादा बन सकती है। ऑनलाइन में थोड़ा ऐसा ही रहता है, आपको पता ही है फिर। ठीक है, हाँ। और बाकी वो आप पे डिपेंड है, अगर आपको लगता है कि आप अपना डिसिप्लिन रख सकते हो ऑनलाइन करते हुए तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है ऑफलाइन में थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि आपके साथ हर तरह का बच्चा है, कोई थोड़ा फास्ट है, कोई थोड़ा स्लो लर्नर है, ठीक है। तो टीचर को हर बच्चे पे ध्यान देना पड़ता है और आपकी, दो आप फास्ट हो, आपकी जो प्रोग्रेस है वो स्लो आउट हो जाती है, बिकॉज
हर तरह के बच्चे हैं। तो अगर आपको लगता है आप डिसिप्लिन रख सकते हो, जो कि मैक्सिमम बच्चे नहीं रख पाते और ऑफलाइन इसीलिए प्रेफर करते हैं, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आजकल बहुत रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो अजय अब टीयर 1 पे जैसे जो बिगिनर्स हैं, ठीक है, उनकी हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि बुक्स कैसे वो फॉलो करें चारों सब्जेक्ट के लिए। तो आप सजेस्ट करोगे आपने कौन सी बुक्स फॉलो की अपनी सीजीएल की जर्नी में? अगर हम स्टार्ट करें रीजनिंग से, जैसे पहला सेक्शन रीजनिंग रहता है, तो अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप डायरेक्टली मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। और अगर आपके बेसिक्स नहीं है तो जैसे RS अग्रवाल बुक है, आप उसमें मेन चैप्टर्स कर सकते हो SSC के सिलेबस से मैच करके। वैसे बुक काफी बड़ी है वो, तो उसमें से मेन चैप्टर्स निकाल के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके मतलब लेकिन रीजनिंग के लिए सर मेन ये है कि मॉक टेस्ट ही दो। जैसे दिन में आप सेक्शनल टेस्ट लगा लो, एक टेस्ट लगा लो, देखो कि कितने क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर चुका हूँ। जो नहीं होते हैं उनको उनकी अलग से एक नोटबुक बना लो, उनको अलग से पढ़ो और फिर अगला बुक टेस्ट दो। तो रीजनिंग का तो सर ये रहता है। ठीक है। और फिर आता है सर मैथ्स में सबसे पहले मेरे हिसाब से तो आपको राकेश यादव सर की जो बुक आती है प्रीवियस ईयर, वो सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा आजकल जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं तो वो थोड़े कैलकुलेटिव है। ठीक है। तो आपको मेरे हिसाब से दिन में 10 या 15 मिनट कैलकुलेशन को भी देने चाहिए। बिल्कुल। स्पेशली मतलब मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड, मतलब कुछ भी। बिल्कुल नॉर्मली जैसे मतलब एग्जाम आ रखे हैं आजकल। ठीक है। तो उसके अलावा राकेश यादव सर की प्रीवियस ईयर लगाओ और उसके बाद सर मॉक टेस्ट दो। और मॉक टेस्ट में सबसे मेन क्या रहता है, जो क्वेश्चंस नहीं आते ना, जैसे हम गलती क्या करते हैं, मॉक टेस्ट दिया हमने, 20 क्वेश्चन कर दिए 25 में से अटेम्प्ट, तो बंदा सोचता है 40 आगे चलो ठीक है। लेकिन सर 40 से अगर हमें 45 पे जाना है तो पहले वो क्वेश्चन देखने पड़ेंगे जो 5 हमसे मिस हुए हैं। बिल्कुल। और उन 5 क्वेश्चंस को पहले आप देखो कि उनमें क्या नया फॉर्मूला है या क्या नई टाइप है। उनकी एक नोटबुक अलग होनी चाहिए। अगर बंदे के पास 100-200 डिफिकल्ट क्वेश्चंस की अलग नोटबुक है ना, तो वो बाकियों से वैसे ही बहुत आगे। ठीक है। यस सर। और इंग्लिश के लिए एक बार अजय मैथ्स का एक और चीज मतलब मैं ऐड करूंगा इस पे कि हम एक शॉर्ट नोट्स तो बना ही सकते हैं जहाँ पे हम सारे फॉर्मूले और डिफिकल्ट क्वेश्चन रखेंगे। बाकी जब आप अपना 7300 9300 बुक सॉल्व कर रहे हो ना राकेश यादव की, तो पहली बार में जब करो तो हर एक क्वेश्चन कर लो, बट एक बार से इनफ नहीं है। ठीक है, आप 2-3 बार उस बुक के थ्रू जा सकते हो, बट पहली बार में सारे क्वेश्चन कर लो। सिर्फ ऐसे क्वेश्चन को मार्क कर लो जो आपको पहली बार में सॉल्व नहीं हुए, थोड़े टफ है। अगली बार में सिर्फ आपको वो टफ क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा पे टाइम वेस्ट नहीं करना इजी क्वेश्चन पे हर बार। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड कर रहा था। ठीक है, अब इंग्लिश पे आ जाते हैं। यस सर। इंग्लिश के लिए सबसे मतलब बेसिक बुक जो मेरे को लगती है वो लगती है प्लिंटू पैरामाउंट। ठीक है। आप अगर खाली प्रीलिम्स के लिए जा रहे हो तो मेरे हिसाब से प्लिंटू पैरामाउंट प्लस MB पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर, ये इनफ रहेंगे सर, मतलब प्रीलिम्स के लिए। बट अगर आप मेंस के लिए जा रहे हो, जैसे इंग्लिश में मेरा स्कोर सर काफी अच्छा था, मतलब 193 मेरे रॉ स्कोर था और 201 मेरा नॉर्मलाइज स्कोर था। तो उसके लिए मेंस के लिए सर मैं ये बोलता हूँ कि जैसे आपने MB पब्लिकेशन पढ़ ली और प्लिंटू पैरामाउंट पढ़ ली, उसके अलावा SP बख्शी बुक है, वो सिर्फ 20 या 25% ही एक्स्ट्रा है जो हम 2 बुक पढ़ चुके हैं। पर पहले वो दो बुक पढ़ें। मतलब ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही SP बख्शी उठा लें। मेरे हिसाब से पहले प्लिंटू पैरामाउंट पढ़ें और फिर MB पब्लिकेशन पढ़ें, उसके बाद आप मेंस के लिए SP बख्शी भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है, ऑर्डर बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि आपने तीनों बुक उठाई और कुछ भी पढ़ रहे हो रैंडम, तो आप ये ऑर्डर फॉलो करोगे बिकॉज एक सिलेक्टेड एस्पिरेंट आपको सजेस्ट कर रहा है, तो आप डेफिनेटली मतलब इससे बेनिफिट कर सकते हो। ठीक है, तो अजय अगर इंग्लिश का हमने कवर कर लिया हो तो जीके पे एक बड़ा डाउट रहता है बच्चों का, लाइक जनरल अवेयरनेस पे, क्योंकि ऐसा है कि SSC बड़े मिसलेनियस टाइप या मतलब अलग पूरे 1 साल से करंट अफेयर्स उठा के ले आता है और 20-25 मार्क्स से ऊपर निकलना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है GS में एटलीस्ट। तो आप मतलब जनरल अवेयरनेस के लिए आप क्या सजेस्ट सर? मतलब मेरी पर्सनल तो स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि जो मैंने कोचिंग की थी ना, मैंने कोचिंग के नोट्स किए थे। ठीक है। और जो 1-2 सब्जेक्ट सर मेरे को वीक लगते थे मेरे, उनके मैंने प्रीवियस ईयर कर लिए थे। ठीक है। और सर अगर करंट अफेयर्स के लिए मैं पर्सनली गाइड करूं तो क्रेजी जीके ट्रिक करके चैनल है एक। ठीक है। वो मंथली 70 या 80 क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है। मतलब आप जैसे आपका प्रीलिम्स अब है तो आप उसे 6 या 8 महीने पहले के 1 मंथ की वीडियो देख सकते हो। मतलब उतना करने के बाद भी अगर करंट अफेयर्स नहीं आए तो मेरे हिसाब से उस पर ज्यादा बेनिफिट नहीं है, मतलब उतना उठाने का। तो सबसे पहले ये है। और अगर आपने कोचिंग नहीं ली तो सर आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हो, जो येलो कलर वाली बुक आती है, येलो कवर पेज है जिसका, और उसके साथ आप प्रीवियस ईयर कर सकते हो। ठीक है। और
जैसे एक और आती है आपकी, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो एक और जो रिसोर्स मतलब मैंने यूज़ किया था, ग्रेडअप की आती है मंथली करंट अफेयर, 30-35 पेज की पीडीएफ होती है वन लाइनर। तो आप करंट अफेयर्स एक बार में कवर कर सकते हो 5-6 घंटे में। हर दिन आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत मैटर करता है कि आपने 10 घंटे दिए और भाई नंबर आ रहे हैं 20 जीके में, तो उस 10 घंटे का कोई फायदा नहीं है। वो 10 घंटे मैथ्स पे दे दो, 40-45 नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है, 50 में से। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। अच्छा ठीक है, अजय हमने प्री के तो हमने सब्जेक्ट सारे कवर कर लिए और मैथ्स इंग्लिश में हमने एक हद तक देख लिया, बट टीयर 2 में थोड़ा ये क्रक्स आ जाता है। लाइक 2021 के बच्चे अभी अपीयर करने वाले हैं टीयर 2 में, तो मैथ्स और इंग्लिश में मतलब प्री अलग गेम है। मेंस में जहाँ पे 200 क्वेश्चन है इंग्लिश में, 100 क्वेश्चन है मैथ्स में, स्पीड का और लाइक प्रैक्टिस का बहुत बड़ा गेम है। तो उसमें आप स्ट्रैटेजी थोड़ी थोड़ी क्या बताओगे बच्चों से मैथ्स और इंग्लिश? मैं मेंस के लिए सबसे पहले स्पेसिफिकली ये क्लियर कर दूं कि आपको 25 से 30 मॉक टेस्ट मैथ के जरूर देने हैं, ठीक है, मिनिमम। और सर उन मॉक टेस्ट में स्ट्रेटेजी बेसिकली वही रहेगी कि आप अगर 140 स्कोर कर रहे हो, ठीक है, आपने मान लो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपके स्कोर आ गया 140, तो आपको स्कोर सर 180 तक लेके जाना है। जैसे मेरा 170 ही रहा, हाँ। मतलब मैंने मैथ्स पे इतना एफर्ट नहीं डाला जितना इंग्लिश पे डाला, बट फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि 180 के आसपास आपके मैथ्स में स्कोर होना चाहिए। और उसका सर तरीका यही रहेगा कि आपने मान लो 140 स्कोर किया, जो क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए उनको आप 3 बार 4 बार 5 बार ट्राई करें। और सबसे जरूरी चीज क्या रहेगी सर, जैसे आप टेस्ट देते हो तो टेस्ट में आप एक एक क्वेश्चन के ऊपर आप ये देखो कि आपने कितना टाइम लगाया है। अगर आपने किसी क्वेश्चन के ऊपर 3 मिनट लगाए हैं तो आप ये देखो कि मैं इसको 1 या 1.5 मिनट में कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। वो सबसे ज्यादा मेहनत उसमें लगेगी, ठीक मतलब बुक पढ़ने का मेरे हिसाब से उस टाइम पे ज्यादा फायदा नहीं है जितना एनालिसिस में फायदा है। जैसे आप 3 मिनट लगे आपको क्वेश्चन में, आप देखो कि इसको मैं 1 या 1.5 मिनट में कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, क्या तरीका लगेगा। तो आप एक बार उस पेपर को पूरा देख लो और 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दोगे। अगर एक दिन मॉक टेस्ट दो, एक दिन उसका एनालिसिस करो, तो आप बेस्ट रहोगे। और मेरे हिसाब से 180 के आसपास आप स्कोर कर लोगे, कोई बड़ी बात। और मॉक टेस्ट कौन से आप सजेस्ट करोगे? मॉक टेस्ट सर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहते हैं एसएससी ट्यूब या टेस्ट बुक, दोनों में से कोई भी। एसएससी ट्यूब को ऑलिव बोर्ड ने एक्वायर कर लिया, तो आप ऑलिव बोर्ड दे सकते हो, वो एक ही कंपनी हो गई है, ऑलिव बोर्ड और एसएससी ट्यूब, ठीक है। तो ठीक है अजय, और इंग्लिश में मतलब हम कैसे आप कुछ सजेस्ट करोगे? वैसे मेरा मानना पर्सनली ये है कि इंग्लिश का एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एसएससी नहीं लेता, ठीक है। तो आप स्कोर कर सकते हो 150-150, बट प्रैक्टिस है तभी 180-90 जाओगे। 150 चले जाओगे क्योंकि बेसिक है, बट 180-90 से बात बनेगी, 150 में कोई नहीं पूछ रहा है एसएससी में। तो अजय उसके लिए आप क्या टिप दोगे? सर उसके लिए मैं ये बोलता हूँ कि आपको बाय हार्ट एसपी बख्शी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जैसे सर इंग्लिश में क्या है, मतलब थोड़ा वो जो अनसर्टेन रहता है वो पार्ट रहता है हमारा एरर वगैरह, जैसे एरर फाइंडिंग होती है या जंबल्ड होते हैं, उनमें थोड़ा बहुत आ जाता है। उसके अलावा आपको इंग्लिश में कहीं स्कोर नहीं खराब करना, चाहे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे कोई भी हो। मतलब आपको पहले प्लेन टू पैरामाउंट, फिर उसके बाद एमबी पब्लिकेशन और फिर एसपी बख्शी, अगर आप तीनों से वो कैब खत्म कर लेते हो तो मेरा ये मानना है सर कि 40 नंबर की अगर वो कैब आती है तो 38-39 आपके स्कोर कहीं नहीं गए, ठीक। और अगर आप उधर नहीं नंबर खोगे तो 180-185 तो इजीली ले लोगे। और मेरे को ये लगता है सर इंग्लिश में तो 190 भी स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात है, वो आना चाहिए स्कोर, ठीक है। और एक और चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा कि यार एसएससी का मतलब ऐसा नहीं है आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो कि आप सिर्फ बुकें पढ़ रहे हो, वो कर रहे हो। थोड़ा जनरल लाइफ में भी आप चीजें कर सकते हो। इवन आप एक शॉप पे जा रहे हो, ठीक है, हिसाब चल रहा है, जो भी कर रहा है भाई, कैलकुलेशन वैसे करो ना। उधर तुम कैलकुलेटर खोल के कर रहे हो, ठीक है, कहीं भी तुम्हें नंबर दिख रहा हो, कुछ भी दिख रहा हो, मतलब एक जनरल लाइफ में भी कैलकुलेशन करने की जहां भी पॉसिबल हो हैबिट बनाओ, ठीक है, कैलकुलेटर नहीं निकालना। दूसरा, अब जहां भी तुम मान लो न्यूज देख रहे हो, कोई सीरीज देख रहे हो, शो देख रहे हो, तुम्हें इंग्लिश का कोई वर्ड दिखता है तो भाई वोकैबुलरी ऐसा नहीं एसपी बख्शी सिखाएगी, जो वर्ड तुम्हें नहीं समझ आया उसको उसी टाइम डिक्शनरी में देखो, समझो उसको कैसे है। उधर से तुम्हें, अब जैसे मैं वेबस्टर्स डिक्शनरी मैंने ऐप डाली हुई है, तो मैं जो भी वर्ड मुझे मिलता है कहीं भी इंग्लिश का जो मुझे नहीं पता, मैं साथ साथ उसका देखता हूँ। तो वोकैबुलरी एक लाइक चढ़ती हुई प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि आज एसपी बख्शी पढ़ी परसों मेरी वोकैबुलरी बहुत जबरदस्त होगी। तो आपको धीरे धीरे चीजों को डेवलप करना पड़ेगा, जहां भी वर्ड दिखे उसको पढ़ो, समझो। इवन मैथ्स में भी कैलकुलेशन का जहां मौका मिले नहीं छोड़ना। तो ये भी एक थोड़े से बेसिक अपनी जनरल लाइफ में लाओ, उससे भी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अजय, अब टीयर 2 की हमने मैथ्स और इंग्लिश का डिस्कस कर लिया। अब जैसे टीयर 3 में अगर हम आए, जो एक हफ्ते बाद ही होता है, तो एक बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन मैंने भी फेस किया है कि टीयर 3 बड़ा अनप्रडिक्टेबल है। ये नहीं पता लगता कि एक तो एक टॉपिक है, कोई उसमें वो भी नहीं है कि चॉइस हो, प्लस मार्क्स का कोई वो नहीं होता। तो आप कैसे सजेस्ट करोगे कि हम थोड़े बेटर मार्क्स स्कोर कर लें? कुछ मेजर मतलब बेसिक टिप्स क्या हो सकती है? सर मेरे हिसाब से तो टीयर 3 में आप जितना सिंपल इंग्लिश लिखोगे आपका स्कोर उतना ज्यादा आएगा। जैसे मतलब अगर आप एक ऐसे लिख रहे हो तो आप 3 या 4 अच्छे वर्ड्स डाल सकते हो वो कैब के टोटल ऐसे में,
ठीक है। ये नहीं है कि आप हर एक लाइन में ही सोच रहे हो कि मैं एक नया वर्ड डाल दूं उससे ज्यादा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। वो कंफ्यूजिंग हो जाता है सर। समझ और मेरे हिसाब से टॉपिक्स आप ऐसे प्रिपेयर करो जो करंट में चला हुआ है ना, जैसे आप पैटर्न देखोगे 17 में सर डिमोनेटाइजेशन था, 18 में आपके पास एजुकेशन का टॉपिक था, 19 में एनवायरनमेंट था, ठीक तो है। टॉपिक तो बेसिक ही आता है और आपको लिखना भी बेसिक है, तो मतलब ओवर नहीं करनी है आपको इंग्लिश में, तो आप इजीली 65-70 स्कोर कर सकते हो मेरे हिसाब से। हाँ, अजय ने मतलब अपने 17 और 18 के अटेम्प्ट में लाइक हम बहुत क्लोजली मतलब बात करते रहते हैं सीजीएल पे, तो इसके हमेशा मतलब 60+ इसके मार्क्स अपने जो भी इसने सिलेक्शन लिया 17-18 में उसके 60+ मार्क्स हैं। तो डेफिनेटली मतलब आप इस चीज़ से बेनिफिट कर सकते हो। थोड़ा कोर्स वोर्स याद करके जाना हर एक इशू पे, जैसे इन्वायरमेंट पे कर लेना, सोशल पे कर लेना, पॉलिटिकल पे कर लेना, हर इशू पे 1-2 अच्छी कोट ले लेना, स्टार्टिंग में मेंशन कर दो, लास्ट में कर दो, थोड़ी सिंपल इंग्लिश, अच्छा कंक्लूजन, ठीक है, खुली राइटिंग, थोड़े एक देखो अब ऐसा है जहाँ 10,000-20,000 कॉपीज चेक हो रही है, 10-20 नहीं एक्चुअली 30-40 हज़ार कॉपी चेक हो रही है, वहाँ पे किसी पे टाइम नहीं है कि तुम्हारा पेपर एक वर्ड से पढ़े। तो पहला जो इंप्रेशन है ना राइटिंग का, लिखने के तरीके का, एक क्लीन राइटिंग का, वो ज़बरदस्त होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो एक मैं एडिशनल टिप ऐड करूँगा, ठीक है। तो अजय अब एक्साइज पे आ जाते हैं। तो आपने अब एक्साइज दिल्ली जैसे ज्वाइन की है, Yes, तो sir. आपने एक्साइज ही क्यों सिलेक्ट की? सर देखो, मेरे को इसमें 2 पोस्टें अच्छी लगती थी एसएससी सीजीएल में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर। ठीक है। तो सर इनकम टैक्स और मेरी मेन प्रेफरेंस ये है कि मैं दिल्ली चंडीगढ़ के आसपास ही रहूँ। ठीक है। जैसे सर मैं सीजीएल 17 से भी एएसओ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। ठीक है। तो मतलब मेरे को मेन फिर भी 2 पोस्ट का ही क्रेज था, एक्साइज इंस्पेक्टर का और इनकम टैक्स का। ठीक तो है। इनकम टैक्स में सर दिल्ली और चंडीगढ़ में वैकेंसीज निकलती हैं काफ़ी कम। ठीक है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल ही अंडर 20 या अंडर 30 रैंक चाहिए। ठीक है। बट सर मेरा रैंक 500 के आसपास था और दिल्ली एक्साइज में निकली हुई थी पोस्टें, तो मेरे को बेस्ट मौका लगा कि आसपास मिल सकती है, तो इसीलिए मैंने एक्साइज चुन लिया। और अगर रैंक मेरी 20-30 हो, मतलब किसी के अंडर 50 हो, तो मेरे हिसाब से उसको इनकम टैक्स के लिए जाना चाहिए। ठीक है। और वही अब एक्साइज और जीएसटी इंस्पेक्टर की आप बात करो तो मतलब 4600 ग्रेड पे है, वर्दी है, ठीक है, नेक्स्ट प्रमोशन में आप बहुत एक 4800 अच्छे लेवल पे सीधा चले जाते हो। ऑलरेडी एक्साइज भी लाइक बहुत अच्छे लेवल पे है, आप डायरेक्टली ऊपर लाइक क्लास 1 ऑफिसर से डील कर रहे होते हैं, ठीक है। और पावर, जुरिस्डिक्शन, बिजनेसेस, मतलब बहुत डोमिनेंट प्रोफाइल है एक्साइज इंस्पेक्टर की, इसलिए शायद ये वन ऑफ द फेवरेट प्रोफाइल्स काउंट होती है एसएससी सीजीएल में। जो भी बच्चे Yes, सिलेक्ट sir. होते हैं, इवन टॉप के बच्चे भी एक्साइज को चूज करते हैं, ठीक है। अच्छा अजय, आपको अब ये बहुत क्वेश्चन रहता है कि पावर क्या रहती है, ठीक है, पावर का बड़ा क्रेज है अपने Yes, sir. कंट्री में सोशल रिस्पेक्ट का। तो ऐसे कुछ किस्से हो जहाँ पे आपको लगा हो कि एक्साइज इंस्पेक्टर बनने के बाद भाई ये चेंज मुझे दिखा यार लोगों के नजरिए में मेरे Yes, प्रति? सर इस पोस्ट को लेके सोशल रिस्पेक्ट काफ़ी है। जैसे हम फॉर एग्जांपल घूमने का मैं शौकीन हूँ, तो घूमने वगैरह जैसे इधर उधर जाते रहते हैं, तो सर कहीं भी जाओगे ना तो टोल टैक्स वगैरह या पुलिस वगैरह, तो आपको सर अलग ही रिस्पेक्ट से देखते हैं। मतलब आप सोशल रिस्पेक्ट इस पोस्ट में बहुत ज़्यादा है। अब मैं अजय के साथ एक बार इसमें गाड़ी में जा रहा था, तो डेफिनेटली हम टोल वोल टैक्स के पास गए, ठीक है, और वर्दी पीछे टंगी हुई थी, तो एक लेडी बैठे थे, उन्होंने रोका कि भाई आप ये अपना दिखाओ जो भी है, ये फास्ट टैग और ये कटना चाहिए ना पैसा टोल पे। पीछे एक लड़के ने वर्दी देखी, वो चिल्ला रहा है भाई 3 स्टार वाले मरवाएगी क्या? ठीक है। तो ऐसे किस्से आपको जरूर देखने को मिलेंगे, बिना डाउट की बात है। सरकारी जॉब की बहुत अलग रिस्पेक्ट है अपने देश में, वो भी एक्साइज इंस्पेक्टर लेवल जॉब, जो कि ग्रुप बी ऑफिसर है और डायरेक्टली आ गया क्लास 1 से डील करो और क्लास 1 बनने वाले हो कुछ साल। सर मेरे को ये लगता है कि इस पोस्ट के अलावा अगर आपको किसी को एस्पायर करना है तो फिर वो आईएएस ही बचता है, सिविल सर्विसेज ही बिल्कुल बचती हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा एक बेसिक पे टच कर लेते हैं, लाइक थोड़ा बेसिक में आप ब्रीफ में बता दो, तो अराउंड कितनी ग्रॉस सैलरी रहती है एक्साइज में? सर ये मतलब ग्रोस आपकी पड़ती है 83 के आसपास, ठीक है। और इन हैंड एक्स सिटीज में बता रहा हूँ सर, दिल्ली में जैसे, और इन हैंड आपको मिलता है 70 के आसपास। वही अगर आपकी वाई या जेड सिटी हो जाएगी तो 65 और 60 के आसपास हो जाएगा। ठीक है। और प्रमोशन कैसा रहता है प्रमोशन एक्साइज में? सर एक्साइज में मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा कम है बाकी डिपार्टमेंट से, बट सर एक्सपोजर बहुत है इसमें। मतलब जैसे मिनिस्ट्रीज में अगर आप जॉब करोगे तो थोड़ा मोनोटोनस काम है, बिल्कुल, बोरिंग हो जाएगा, बिल्कुल। 8-10 साल आप मतलब वही फाइल्स में। इसमें फील्ड का भी रहेगा और और ऑफिस का भी रहेगा, तो ठीक है। मतलब थोड़ी इंटरेस्टिंग सी बनी रहेगी, मतलब आपकी लाइफ, बिल्कुल। बोरियत नहीं महसूस करोगे आप। अच्छा रेड वेड का शौक है भाई, सब कुछ होता है, ठीक है, वो भी मिलता है, ऐसा नहीं कि भाई रेड ही कर रहे होगे, बट सब कुछ मिलता है, बात ये है, ठीक है। अच्छा ट्रांसफर पॉलिसी पे बड़ा क्वेश्चन रहता है लोगों का। यस सर, उस पे इसमें क्या? सर जैसे जोन एलोकेशन होती है, इसमें जैसे हमें मिलता तो एक बार पैन इंडिया, ठीक है। उसके बाद सर डिपार्टमेंट ही एलोकेट करता आपको जोन। इंटर जोन ट्रांसफर इसमें बंद है सर। जैसे मान लो आपको अगर एक बार भोपाल जोन मिल गया ठीक तो है। आपकी सारी लाइफ भोपाल जोन में ही रहेगी, ठीक फिर आप है। दिल्ली जोन में नहीं आ सकते, ठीक ये है। लिमिटेशन है इसकी। तो अब जो भी बच्चे देख रहे हो ना, आपको जब भी पोस्ट प्रेफरेंस भरना हो तो भाई देख के भर लेना, ठीक है। अब बाद में चेन्नई चले जाओ फिर रो कि यार अब अगला एसएससी दूंगा, एक और सीट खराब हो, तो मतलब देख के भरना थोड़ा पोस्ट।
ये समझ के कि आप दूर रह सकते हो नहीं रह सकते, भाई चेन्नई जाके खुश हो, हरियाणा दिल्ली के हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चेन्नई में कर लो, बट बाद में मतलब ये मत सोचना कि यार हो जाएगा, तो आपको अगला एसएससी क्लियर करना पड़ेगा तब जाके वापस आ पाओगे, ठीक है। अच्छा, एक अजय क्लोज करेंगे वीडियो को, उससे पहले एक एसएससी टिप जो आप अपने 3-4 साल के एक्सपीरियंस से देना चाहोगे जो बच्चों को बेनिफिट कर जाए। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस पैटर्न पे मतलब मैंने थोड़ा बहुत गाइड कर पाया हूँ मैं अपनी तरफ से, अगर आप उस पे चलोगे तो आपको जिस दिन आप वर्दी डालोगे आपको वर्थ लगेगा, आपको ये लगेगा कि मैंने 3-4 साल जो मेहनत करी है वो मेरी रंग लेके आई है। और सोसाइटी सर आपको अलग ही रिस्पेक्ट से देखेगी, उसका मैच ना आप पैसे से कर पाओगे ना किसी चीज़ से कर पाओगे, वो मतलब आपको लगेगा कि लाइफ में मैंने कुछ अचीव किया है। अच्छा, तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि मेहनत करो, और अपना एक टाइम के लिए आपको फैमिली फ्रेंड्स सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, बट आपको ये लगेगा 1-2 साल बाद जब आप मेहनत करके निकलोगे कि वो सब कुछ वर्थ था, क्योंकि फैमिली भी वहीं होएगी, फ्रेंड्स भी वहीं होएंगे, जो समझ रहे हैं वो आपको समझ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको टाइम देंगे, ठीक है। और एक टाइम के लिए सर मेरे को ये लगता है उनको छोड़ना ही ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है, मतलब मेहनत के साथ, क्योंकि वो तो सर वहीं पे हैं। बिल्कुल, आप 2 साल बाद सिलेक्ट हो गए होगे तो वो तब भी वहीं पे, वो तब भी आपके साथ है। तो मेरे हिसाब से सर मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ो, और मेरे को लगता है सर मुश्किल नहीं है ज़्यादा। बिल्कुल सही बात है। तो एसएससी कोई ऐसा लाइक आसमान से ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, ठीक है। बेसिक 10 तक का आपका सिलेबस है, मेहनत करोगे, सही स्ट्रैटेजी से करोगे तो एसएससी में आराम से जॉब लग सकती है। मेन चीज़ है एक तो पेशेंस रखना है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, परसिस्टेंस रखना है, लगातार मेहनत करनी है, रुक नहीं जाना, ठीक है। परेशानी होगी, थोड़ा रिलेटिव्स हैं, वो हैं, प्रेशर है एज का, बट आपको लगे रहना है, ठीक है। मेन बात ये, जिस दिन आपकी जॉब लग गई भाई पूरी उम्र आपको फिर मुड़ के नहीं देखना, जॉब आपकी गवर्नमेंट की 60 साल तक लग चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो से। आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे लाइक और शेयर कर देना ताकि उनको भी बेनिफिट हो पाए, और चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो साथ ही आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा, ऐसी ज़बरदस्त वीडियोज़ आपके पास लाते रहेंगे। सो थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर कनेक्टिंग विद द वीडियो। See you in the next video. Bye bye.